नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान होने वाला है और इस चरण में एमपी में विदिशा, राजगढ़ और गुना 3 हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिनमें प्रदेश के कद्दावर नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। इसमें विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं। आइए इन सीटों पर नजर डालते हैं। राजगढ़ की चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चली है, जहां से एक और दिग्विजय सिंह लगातार क्षेत्र में यात्राएं कर प्रचार में जुटे हुए हैं, तो भाजपा भी उन्हें घेरने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इस सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री चुनावी सभा भी कर चुके हैं। राजगढ़ से भाजपा ने 2 बार के सांसद रोडमल नागर को फिर से प्रत्याशी बनाया है। नागर जनता के बीच राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कराए गए कार्यों और देश को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने धारदार चुनावी अभियान से रोडमल नागर की राह कठिन जरूर बना दी है। साथ ही उनके चुनाव में उतरने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भर गया है। आइए राजगढ़ लोकसभा सीट में किनके बीच मुकाबला है, पहले ग्राफिक्स के माध्यम से ये आपको बता देते हैं। तो मुकाबला है रोडमल नागर बीजेपी से हैं और इनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। रोडमल नागर यहां से सांसद भी हैं। अब आपको बताते हैं कि रोडमल नागर इसी राजगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं और इनका जो मुकाबला है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ है। आपको बताएं कि आइए यहां पर कितने मतदाता हैं, इस पर नजर डालते हैं। तो कुल मतदाता आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 18.69 लाख और पुरुष हैं, तो पुरुष मतदाता 9.60 लाख पुरुष और महिला मतदाता 9.09 लाख यहां पर मतदाता हैं। तो कुल मतदाता 18.69 लाख यहां पर मतदाता हैं। मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 7 तारीख को चुनाव है और 7 तारीख को अपने मताधिकार का ये प्रयोग करेंगे। अब आगे 2019 में जो लोकसभा सीट थी उसमें कौन जीता था, कौन हारा था? तो जैसा मैंने आपको बताया, बीजेपी से रोडमल नागर थे, ये जीते थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मोना सुस्तानी जो कि यहां से हारी थी, ये कांग्रेस की प्रत्याशी थी। अब बात करते हैं कि जो 2023 में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन पर किन किन विधानसभाओं पर किनका कब्जा है। तो चाचौड़ा विधानसभा में बीजेपी का कब्जा, राघवगढ़ में कांग्रेस का कब्जा, नरसिंहगढ़ में बीजेपी का कब्जा, ब्यावरा में यहां पर बीजेपी का कब्जा, राजगढ़ में बीजेपी का कब्जा, खिलचीपुर में बीजेपी का कब्जा और सारंगपुर में बीजेपी का कब्जा और यहीं सुसनेर में कांग्रेस। यानी कि जो 8 विधानसभा इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, इसमें 2 पर कांग्रेस और शेष 6 पर बीजेपी का कब्जा है। ये है यहां पर। तो ये हमने आपको दिखाया कि यहां पर किस तरह से क्या मुकाबला है, रोचक है। यहां पर लड़ाई जो है रोचक है। यानी कि दिग्विजय सिंह से नागर की जो है विचारधारा यहां पर टकराई है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ये नागर मैदान में है। मोदी के नाम पर वोट की दरकार है नागर साहब को और दिग्विजय की धारदार चुनावी अभियान यहां से चल रहा है। लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और विवाद भी। तो आइए अब हम रुक करेंगे यहां से। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा सकता है कि अभी हमारे संवाददाता यहां से जुड़ेंगे और यहां की ताजा स्थिति के बारे में बताएंगे कि यहां पर ताजा स्थिति क्या है और इन स्थितियों में क्या कुछ किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं और आज इस सीट पर इनसे कुछ चर्चाएं कर लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
द्विवेदी जी, जो राजगढ़ लोकसभा की सीट है, वास्तव में यह सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। रोडमल नागर यहां से सांसद हैं और दिग्विजय सिंह यहां से चुनावी मैदान में हैं। क्या लगता है आपको कि यहां पर क्या मुद्दे हावी रहे और दिग्विजय सिंह की क्या स्थितियां यहां पर बन पा रही हैं? रोडमल नागर को पूर्व मुख्यमंत्री, रोडमल नागर और पूर्व मुख्यमंत्री, एक सांसद और एक पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जो जो एक राजगढ़ जो एक सीट है, बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। और कहीं ना कहीं इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार के समीकरण देखने को मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो स्थानीय नेता है उसका हमेशा जो एक वर्चस्व होता है वो स्थानीय सीटों पर बना हुआ रहता है। अगर हम बात कर लेते हैं इस सीट की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, एक जातिवादी जो एक फैक्टर होता है वह कहीं ना कहीं हमेशा लगातार काम करता है। इसीलिए उसी हिसाब से जो टिकट है उसका वितरण होता है। जाति के आधार पर लोग देखते हैं किसकी जाति है उसको ज्यादा वोट मिलेंगे, और उसी हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने इस सीट पर टिकट का निर्धारण करके टिकट की घोषणा की। तो यहाँ के जातीय समीकरण क्या कह रहे हैं? जातीय समीकरण देखिए देवेंद्र जी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोटर होता है वो अपने में एक साइलेंट वोटर होता है। और मतदान के दिन ही, मतगणना के बाद ही ये तय हो पाता है कि उसने किसको वोट दिया था, किसको वोट नहीं दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये क्षेत्र है वह बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां यहाँ पर रहती हैं। अब देखना यह है कि इस बार जो फैक्टर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे उठा रही है चुनाव में, आने वाले चुनाव में, और जो यहाँ पर चुनाव होने हैं, उस मुद्दों को लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी उन जनता के बीच जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। दूसरी ओर विपक्ष लगातार जो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार मुद्दे उठा रहा है, महंगाई की, बेरोजगार का, भ्रष्टाचार का, एवं अन्य जो मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उनको लगातार वह अपने मंच में, सभाओं में लगातार कह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं वह धरातल पर अभी देखने को नहीं मिल पाए हैं। और जिस प्रकार से एक कैंपेन होता है सभी राजनीतिक दल का, वैसा कांग्रेस अभी वह उस प्रकार का कैंपेन नहीं कर पाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बैठक करके, रैलियां करके इन कई क्षेत्रों में अपना एक मजबूत वोट बैंक बनाने का प्रयास उनका लगातार जारी है, और लगातार वह जारी है और लगातार वह रैलियां कर भी रहे इस क्षेत्र में। जी बिल्कुल। इस क्षेत्र में लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कुछ ऐसे जातीय समीकरण होते हैं, जैसे कि अगर जो मान लिया जाए कि ये कहा जाता है अनुसूचित वर्ग को, तो वो बसपा को ही, कुछ प्रतिशत लोग होते हैं जो बसपा को ही वोट करते हैं। वहीं अगर जो यहाँ पर राजगढ़ से अगर दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो एक तरह से उनकी जो शैली है, या फिर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो प्रभाव है एक राजा का, तो कुछ लोग राजघराने से जुड़कर भी वोट करते हैं और उनके प्रति वफादार होते हैं। तो क्या इस तरह के वोट भी राजगढ़ में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो परिपाटी थी ये पूर्व के चुनाव में देखने को कई बार मिली, लेकिन जब अब हम लोकसभा के चुनाव देखते हैं या जो हमने इसके पीछे विधानसभा के चुनाव देखे हैं, जिस प्रकार से वोट का प्रतिशत गिर रहा है, और जो नए युवा वोटर है वह आने वाली जो समाज है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको देख करके, डेवलपमेंट को देख करके वोट करते हैं। पूर्व में ऐसा होता था कि जो राजा रजवाड़े होते थे उसके आधार पर वोटों का समीकरण तय होता था, और लगता था कि इस प्रकार से ऐसी सियासी समीकरण बैठ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भी हम लोगों ने जो दो चुनाव देखे विधानसभा के और इसके पूर्व भी जो लोकसभा के चुनाव देखे, उसमें अमूमन देखने को ये मिला है कि जो वोटर होता है और जो मतदाता होता है वह सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता है। उसको ये देखना है कि हमारे देश में, हमारे भारत का कितना ज्यादा विकास हुआ और क्या मूलभूत सुविधाएं जनता के पास पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, क्योंकि देवेंद्र जी आपने देखा होगा कि कई
जब हम ओवरऑल पूरे भारत में देखते हैं तो कई जगह ऐसे जब जो टिकट वितरण हुए और कई जगह ऐसे प्रत्याशी खड़े हुए जिनका तो कोई पूर्व में कोई भी राजनीतिक वर्चस्व नहीं था, ना वो कभी पहले पूर्व में चाहे पार्षद का, चाहे सरपंच का, चाहे वे किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन उनको विधानसभा का टिकट मिला और लगातार वे जीत गए। ऐसे ही हमने पूर्व की लोकसभा में भी कई ऐसे चेहरे थे जिनको हमने देखा और वे लोकसभा के चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं आगे जाकर के वे केंद्र में मंत्री भी बने। तो अब मैं जो इसमें जो फैक्टर है मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जनता ये देखना चाहती है कि कौन सा राजनीतिक दल और कौन सा राजनेता उनके लिए कार्य कर रहा है, उसके आधार पर वह उसको वोट देना चाहती है। जी बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ कैलाश नारायण नाथ संवाददाता राजगढ़ से जुड़ चुके हैं। जी, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे बीजेपी की तरफ से वहां पर गिनाए जा रहे हैं? क्या बीजेपी की तरफ से प्रचार की क्या स्थिति है और कांग्रेस की तरफ से क्या स्थिति है? जी कैलाश। बीजेपी की तरफ से केवल राम मंदिर का मुद्दा ही गरमाया हुआ है और हिंदुत्व का। जी चलिए कैलाश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, तो हम अब रुख करेंगे। हालांकि काफी चर्चाएं हो चुकी हैं और आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में यहां पर उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा, जो राम मंदिर का मुद्दा है महत्वपूर्ण, वो महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर का मुद्दा यहां पर बीजेपी उठा रही है। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता कैलाश नारायण नाथ ने ये बातें कही हैं, कुछ ही आवाजें हमारे पास आ पाई हैं, लेकिन उनसे जो मूल चीजें निकल करके आ गई वो ये थी कि राम मंदिर का मुद्दा यहां पर कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये मुद्दा जरूर यहां पर रोडमल नागर जी उठा रहे हैं या बीजेपी उठा रही है, उनके कार्यकर्ता उठा रहे हैं। साथ ही साथ मोदी एक बड़ा चेहरा है और तो आपको बता दें कि जो स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं राजगढ़ में, वो स्थिति एक तरह की बहुत ही टक्कर वाली स्थिति है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान सांसद, और उस पर भी राम मंदिर का मुद्दा, मोदी जैसा फेस यहां पर अट्रैक्टिव, और इसको लेकर के चुनाव मैदान में राष्ट्रवाद का मुद्दा महत्वपूर्ण है। रोडमल नागर यहां लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ योगेंद्र शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र शर्मा जो कि राजगढ़ के बारे में, स्थितियों के बारे में कुछ जरूर अवगत कराएंगे कि वहां पर किस तरह से प्रचार, क्या क्या मुद्दे वहां पर चल रहे हैं। योगेंद्र शर्मा जी। जी पुष्पा जी, आपसे हम राजगढ़ की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं कि बीजेपी कौन कौन से मुद्दे उठा रही है। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा, तो यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। साथ ही साथ मोदी जैसा फेस है, इनके काम को लेकर के जा रही है। उसी तरह कांग्रेस क्या कर रही है? जी, जैसे कि देखने में आ रहा है कि पिछले लगातार राजगढ़ से 2 बार के सांसद रोडमल नागर रहे हैं और वहां पे जो मुद्दा है, मेन मुद्दा जो उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो राम मंदिर का ही मुद्दा चल रहा है। इसके अलावा जो छोटे मोटे काम वहां किए गए, जैसे कि रेलवे लाइन का एक बड़ा मामला था कि राजगढ़ क्षेत्र के अंदर जो रेलवे लाइन है वो डालने की बात की थी, जिसको 2024 तक पूरा किए जाना है। परंतु वहां पे भी अगर देखा जाए तो जो वादे पिछले चुनाव में किए गए थे, वे वादे अभी तक धरातल पे नहीं है। वहीं अगर कांग्रेस अगर मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में, तो दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो एक व्यक्तिगत संबंध पूरे क्षेत्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लगातार दिग्विजय सिंह पद यात्रा के माध्यम से, जैसे कि बाधा निभाओ पद यात्रा की जा रही है, उस आधार पे लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और बाधा निभाओ पद यात्रा के माध्यम से जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी या रोडमल नागर ने जो काम करने की बात की थी, नहीं हुए, उससे जनता को, मतदाताओं को अवगत कराना है। तो क्या इसका प्रभाव जनता पर काफी कुछ पड़ रहा है? रोडमल नागर इसकी काट किस तरह से कर पा रहे हैं? जी देखिए, जैसे कि रोडमल नागर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि वो उनका हमेशा किसी भी चुनावी सभा में जाए, पब्लिक के बीच में जाए, तो ये कहते हैं कि कैंडिडेट मैं नहीं हूँ, मोदी जी कैंडिडेट बता रहे हैं। और जो
चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का, उसको कैंडिडेट बताया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो वहाँ मूलभूत मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 सालों में वहाँ किसी प्रकार के रोजगार के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, रोजगार के लिए कोई उद्योग धंधे नहीं है, और तो और वहाँ जो कृषि उपज मंडी है वो मंडी की व्यवस्था नहीं है। लोगों को 30 से 50 किलोमीटर दूर जाके अपनी अनाज बेचना पड़ता है। वही सब्जी मंडी की बात करें तो सब्जी मंडी भी थोक का कोई व्यवस्था नहीं है, ये देखने में आ रहा है। ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको दिग्विजय सिंह बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल, इन बातों को भुनाने का काफी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर जो विधानसभा की स्थिति के बारे में देखें, 2023 के विधानसभा का जो चुनाव हुआ था तो 6 सीटों पर बीजेपी आई थी और 2 सीटों पर कांग्रेस रही थी। तो ऐसे में क्या स्थिति बन पा रही है? क्या विधानसभा वाली स्थिति लोकसभा में रहेगी या कुछ चेंज होने के अनुमान लग रहे हैं, आसार दिख रहे हैं? नहीं, अगर हम राजगढ़ की बात कर रहे हैं तो राजगढ़ में विधानसभा चुनाव की अपेक्षा अगर जो रोड में लागत की जो बार बार बात आ रही है कि जनता के बीच में लगातार बने नहीं रहे, मतदाताओं से हमारी बात हुई क्षेत्र में जब रोड में लागत नामांकन करने गए थे तो उनका सिर्फ एक ही कहना है कि ऐसे सांसद को चुन के क्या किया जाएगा जो चुनाव लड़ने के बाद हमारे बीच में नहीं आते। भाई दिग्विजय सिंह का अगर लगातार बात की जाए तो दिग्विजय सिंह, उनके लड़के जो है जयवर्धन सिंह लगातार पूरे खेत के अंदर बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि 33 साल बाद अगर दिग्विजय सिंह मैदान में आए, अगर मोदी का बुखार अगर चलेगा, मोदी की लहर चलेगी तो रोडमल लागत रिपीट होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन संभावनाएं बनी हुई हैं और कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा सकती है। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अब दूसरी सीट की हम चर्चा करेंगे और रुख करेंगे विदिशा की तरफ। विदिशा लोकसभा सीट की तरफ हम अब रुख करना चाहेंगे और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दूसरे चरण की दूसरी हॉट सीट है विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश की दूसरी, मध्य प्रदेश में जो तीसरे चरण की दूसरी हॉट जो सीट है विदिशा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 साल बाद वापस से लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। इसके पहले वह 5 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। वह अपने क्षेत्र में यात्रा, नुक्कड़ सभा और रोड शो के जरिए मतदाताओं से लगातार संपर्क साध रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भी एक चुनावी सभा में कहा था कि वह शिवराज सिंह को दिल्ली लेकर जा रहे हैं। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अहम जिम्मेदारी मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने विदिशा से पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि मुकाबला किनके बीच है। यह मुकाबला किनके बीच है, ये हम आपको बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्व मुख्यमंत्री, 5 बार सांसद रहे हैं और इनका मुकाबला कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा से है। अब आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पर मतदाताओं की संख्या कितनी है, कितने मतदाता 7 तारीख को मतदान करने वाले हैं। तो कुल मतदाता हैं 19,38,000, पुरुष मतदाता 10,04,000 और वहीं जो महिला मतदाताओं की संख्या है 9,34,000 के पास। अब 2019 में कौन यहां से विजेता रहा था, इस पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। 2019 में आपको बता दें कि रमाकांत भार्गव यहां से विनर थे बीजेपी से और शैलेंद्र पटेल आपको बताएं कि यहां से कांग्रेस से चुनाव हार गए थे। ये रही जनादेश की बात। अब बात करते हैं कि इस विधानसभा में इस लोकसभा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं और उनकी क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि 8 विधानसभा की सीटें इस लोकसभा के अंदर आती हैं। इनमें सिर्फ सिलवानी पर कांग्रेस ने बाजी मारी है 2023 में। तो ये है 2023 का गणित, जो कि विधानसभा में 7 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस। तो अब रुख करेंगे अपने मेहमान के पास। वीएल त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। वीएल त्रिवेदी साहब, आपने देखा कि विदिशा की क्या स्थिति है, विदिशा में क्या
स्थितियां बन पा रही हैं शिवराज सिंह चौहान और उनके मुकाबले भानु प्रताप शर्मा, क्या लग रहा है आपको? मुकाबला कितने टक्कर का जो है बहुत ही पारंपरिक सीट रही है और कहीं ना कहीं विदिशा में आपने देखा होगा कि एक भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। पूर्व में यहाँ पर सुषमा स्वराज जी ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी को इस बार मौका मिला है और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी है वो एक जनता के एक लोकप्रिय नेता है। उसके आधार पर कहीं ना कहीं पार्टी ने उनके ऊपर एक विश्वास जताया है और आप देखिएगा कि ये जो सीट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर लगातार कई बार भाजपा ने अपना जीत का परचम लहराया है। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं, कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को वहां से टिकट दिया है वह करीबन उनका आयु जो है वह 70 प्लस के हैं और अभी तक उन्होंने कैंपेन भी वहां पर अच्छी तरीके से शुरुआत नहीं कर पाए हैं और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको भी वह समझ नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस जो है वह कमजोर स्थिति में नजर आती हुई दिख रही है। लेकिन कहना कोई भी किसी का भी आकलन नहीं कह सकते क्योंकि आकलन करना ही हम लोगों का एक आकलन है, लेकिन जो भी रिजल्ट है मतलब मतदान के दिन और मतगणना के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कैंपेन अगर हम दोनों के कंपेयर करें, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, तो भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण कैंपेन यहाँ पर लगातार चल रहा है और लगातार ग्राम सभाएं और लगातार टोली की सभाएं हो रही हैं, विभिन्न वर्गों की यहाँ पे सभाएं हो रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जो कांग्रेस है उसने उतनी सभाएं वहां पर नहीं कर पाए हैं। तो जनता ये जानना चाहिए, कई जगह ऐसी स्थिति भी निर्मित हो जाती है देवेंद्र जी की जनता यही नहीं समझ पाती है कि किस बार कैंडिडेट कौन सा खड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक आप जनता के बीच ना जाके वह रैली आप नहीं करेंगे, वहां से जब तक उनसे नहीं मिलेंगे तो जनता ये तय नहीं कर पाती है कि हम किसको वोट दें और किसको वोट ना दें। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान का जो एक चेहरा है वह लोकप्रिय चेहरा है, क्योंकि जो प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता को चलाया है, जिस प्रकार से वह कई महीनों तक कई वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन किया है उन्होंने, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि ये किस प्रकार के लोकप्रिय नेता हैं। तो ये जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुख्य फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है और लोकप्रियता के आधार पर जो वोटिंग है वह किस प्रकार से बढ़ेगी ये तो आने वाले 7 मई जब चुनाव वहां पर होंगे तब पता चलेगा। जी इन शिवराज सिंह चौहान यहाँ से विदिशा से सांसद भी रह चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तो थे ही, तो क्या इसका लाभ मिल सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, जनता की जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के जो व्यक्ति ने कार्य किया है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, क्योंकि इसमें स्थान महत्वपूर्ण नहीं होता। मैंने पूर्व में भी बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे लोगों को टिकट दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में जो पहली बार ही चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको केंद्र में जाकर के मंत्री भी बनाया। तो जनता ये देखना चाहती है कि उनके मुद्दों को लेकर के कौन उच्च स्तर पर जाता है, उनकी जनता की जो आवाज है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको कौन प्रस्तुत करता है और सदन में जाकर के मजबूत पक्ष जनता का कौन रख सकता है, ये जनता देखना चाहती है। तो उस प्रकार से अगर देखें तो शिवराज सिंह चौहान का एक जो अनुभव रहा है राजनीति में, एक लंबा कार्यकाल रहा है और लोकप्रिय नेता के होने के नाते वह प्रदेश के मामा के रूप में जो उन्होंने अपनी एक भूमिका स्थापित की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा अन्य नेताओं ने आपने देखा होगा कि बहुत से नेता सभी राजनीतिक दल में हैं, लेकिन जो एक इमोशनल टच होता है, एक जनता से जुड़ा हुआ जो एक लगाव होता है, वह शिवराज सिंह चौहान का लगातार बना हुआ है और उन्होंने कई बार ऐसे भी कदम उठाए हैं जो एक डायरेक्ट जनता के प्रति लाभ के लिए वो कदम उठते हैं। तो जनता इसलिए उनको लोकप्रिय मानती है और जनता ज्यादातर उनसे अपना वाद संवाद लगातार जारी रखती है और वह भी अपना जो संवाद है वह जनता के प्रति देखते हैं। आपने पूर्व में भी देखा होगा कई बार उन्होंने गांव चौपाल भी करे, गांव में जाकर उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, जनता की समस्याएं सुनी उन्होंने और उसका निराकरण भी किया। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी ओवरऑल फैक्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव में। जी बिल्कुल, ये फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाता है और लगता तो यही है कि यहाँ जो है शिवराज सिंह चौहान के लिए रास्ता बहुत कठिन नहीं है। हालांकि टक्कर कितना दे पाती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। अब रुख करेंगे अगली लोकसभा सीट गुना लोकसभा सीट की तरफ हम अब रुख करेंगे और ये आप टक्कर देख रहे हैं गुना शिवपुरी लोकसभा सीट
पर इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से यहां चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन कांग्रेस की जगह भाजपा के टिकट पर। भाजपा ने वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में केपी यादव ने ही सिंधिया को गुना से मात दी थी। वहीं कांग्रेस ने यहां पर भाजपा की ही चाल उसके खिलाफ चल दी है और यहां से यादव प्रत्याशी उतारा है। पार्टी ने अशोकनगर जिले के यादवेंद्र सिंह को गुना से टिकट दिया है। इस सीट पर भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लगातार देख रहे हैं कि यहां से जब कांग्रेस के टिकट पर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी ने उन्हें हराया था। अब मुकाबला किनके किनके बीच है, आइए हम आपको यह तस्वीर यहां पर दिखाते हैं कि मुकाबला किनके किनके बीच है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राव यादवेंद्र सिंह, कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर है। देखना होगा कि यह स्थिति क्या बनती है आगे। मतदाता कितने हैं जो इस बार अपने 7 तारीख को मतदान का प्रयोग करेंगे यहां पर, उसको भी हम जान लेते हैं। मतदाताओं की संख्या क्या कह रही है, कुल मतदाता कितने हैं और क्या स्थितियां हैं, इसको हम जान लेते हैं। ये कुल मतदाता 18,83,000, पुरुष मतदाता 9,80,000 और महिला मतदाता 9,02,000 के करीब है। यहां पर 7 तारीख को ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, इन दोनों के भाग्य का फैसला करेंगे। अब 2019 में क्या स्थिति रही, यहां पर कृष्णपाल सिंह यादव यहां पर जीते थे, विनर थे बीजेपी से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि केपी सिंह यादव जो कि अभी हमने आपको बताया ये यहां पे विनर थे बीजेपी से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार गए थे। अब इन्होंने पार्टी बदल ली है और इन्होंने पार्टी क्या सरकार भी बदल दी थी मध्य प्रदेश की, आप सभी जानते हैं। इसके बाद से अब ये बीजेपी में है और बीजेपी ने पुनः यहीं से इनको उतार दिया है। अब रुख करते हैं कि इन लोकसभा विधानसभाओं की क्या स्थिति है। तो कुल 8 विधानसभा आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। शिवपुरी, पिछोर, कोलारस, बमोरी, गुना, अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली। जहां पर अशोकनगर और बमोरी में ही सिर्फ कांग्रेस है, यानी कि कुल 6 सीट विधानसभा की वो है बीजेपी के खाते में और 2 सीट बमोरी और अशोकनगर कांग्रेस के खाते में। इस लिहाज से जो 1 साल पहले चुनाव हुए थे, अगर ये देखा जाए तो यहां पर जो स्थितियां बन पड़ रही हैं कि दो जो विधानसभा की सीटें हैं इस पर कांग्रेस की कब्जा है, और जो 2023 की यानी कि 1 साल पहले जो चुनाव हुए उसकी स्थिति को देखते हुए अगर जो हम देखें तो यहां पर बीजेपी भारी है, यानी कि इस हिसाब से, इस विधानसभा के हिसाब से। लेकिन स्थितियां क्या हैं ये बताएंगे हमारे संवाददाता योगेंद्र शर्मा गुना से जुड़े हुए हैं। योगेंद्र शर्मा, एक बार फिर योगेंद्र शर्मा गुना से। जी, जैसे कि आपने बताया कि 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 विधानसभा सीट में से यदि हम बात करें बमोरी की और अशोकनगर की तो दोनों कांग्रेस से वहाँ विधायक हैं। लेकिन अगर दूसरे हिसाब से हम देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में जो सांसद थे डॉक्टर केपी यादव, उनसे ही 1.25 लाख वोटों से बुरी तरह से हारे थे। और उसके बाद में कांग्रेस को मतलब ये है कि उन्होंने पूरी विधानसभा को भंग कराने में, विधानसभा को, सरकार को गिराने में पूरी भूमिका निभाई। और उसके बाद में लोकसभा का उनको, अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का जो इनाम दिया था, सांसद क्या जो टिकट दिया है, उससे पहले उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। और जो क्षेत्र की अगर स्थिति देखी जाए, यदि हम गुना की बात करें, शिवपुरी की बात करें या फिर अशोकनगर की, लेकिन विकास के नाम पर सबसे बड़ी अगर दिक्कत है तो उद्योग धंधों की समस्या बनी हुई है। वहीं गुना के अंदर जो एक लिंक रोड बनाई देने की बात की थी, जो पिछले चुनाव में भी उन्होंने वादे किए थे, लेकिन वो वादे आज भी
धरातल पे नहीं है। ये सबसे बड़ा एक देखने में आ रहा है। और वही कारण है कि पिछली हार से सबक लेते हुए उस हार को नहीं भूल पा रहा है। उनका पूरा परिवार जिस तरीके से माँ आर्यमन है, उनकी पत्नी है, पूरे के पूरे गाँव जाकर और प्रचार कर रहे हैं। वास्तविकता जो है वो तो अब 7 तारीख को मतदान के बाद ही क्लियर हो सकेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 16 लाख मतदाता गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपने मत का उपयोग करेंगे। जी देवेंद्र जी बिल्कुल, आपके पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं। अगर आप इनसे बात करके इन्हें समझना चाहें, मुद्दे जानना चाहें, तो बेशक आप बात करके इन्हें समझने और समझाने का प्रयास हम दर्शकों को कर सकते हैं और इन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं। जी हमारे बीच में जैसे कि अभी जो एक पूरे देश के अंदर लेफ्ट फ्रंट और तमाम सारे संगठन मिलके इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उसके जिला जो संयोजक है पुष्पराग एडवोकेट है हमारे बीच में। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आखिर क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, जैसे कि पिछले मुद्दे क्या रहे थे और वर्तमान मुद्दे क्या है। पुष्पराग जी, पिछले मुद्दे, सिंधिया जी ने पिछले 20 साल से गुना में बड़ा स्टेडियम होने के वादे के रूप में चुनाव लड़ा। उनने मेडिकल कॉलेज के नाम पर चुनाव लड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, इनके नाम पर चुनाव लड़ा। पहला चुनाव 2002 में जब सिंधिया जी यहाँ से जीते, इन्हीं वादों से जीते थे। वे वादे आज तक इंतजार कर रहे हैं पूरा होने का। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कांग्रेस के सिंधिया को 2002 में 4.5 लाख वोटों से हमने जिताया था। उसके बाद फिर 2.5 लाख से वोटों से जिताया, फिर 1.5 लाख के वोटों से जिताया, फिर 87,000 वोटों से जिताया और फिर 1.5 लाख वोट से हराया। तो जिन मुद्दों पर उनको हराया था विश्वास न करके, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो फिर से आए हैं। गुना का जो दुर्भाग्य है कि 250 सालों तक सिंधिया राजवंश का यहाँ पर शासन रहा। उसके बाद 70 सालों से कभी राजमाता के नाम पर, कभी माधवराव के नाम पर, कभी जयवर्धन ज्योतिर्मय के नाम पर यही सांसद है। इसके बाद भी भमोरी के लोग बताएंगे, लोगों को 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो सिंधिया जी की ये नाकामी, सिंधिया परिवार की ये नाकामी, जो 250 साल की नाकामी है, जो 70 साल की नाकामी है, और जो 20 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उसकी निजी नाकामी है, उसकी वजह से ही सिंधिया जी पिछली बार हारे थे और इस बार हारने वाले हैं। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, मोदी जी खुद कह रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मोदी जी ने सिंधिया जी को पत्र लिखा है। उस पत्र में एक सेकंड पर, उस पत्र में क्या लिखा है? उस पत्र में लिखा है कि ज्योतिरादित्य जी, आपने ग्वालियर में बहुत काम किया, ग्वालियर में बहुत अच्छा काम किया, बहुत विकास किया, इसलिए आप गुना से जीत जाओ। जी हमारे बीच में एक किसान है जो कि बमोरी क्षेत्र से आते हैं। जी आपका क्या नाम है? जी मैं संजीव कुमार आर्य हूँ, बमोरी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, किसान परिवार से हूँ। ये संजीव कुमार आर्य जी है। बमोरी की जो स्थिति है, लगातार बमोरी में 22,500 करोड़ का विकास कार्य हुआ, जो कि पूर्व मंत्री ये कहते थे। क्या कहना चाहोगे, ये जो वर्तमान चुनाव है लोकसभा का, उस विषय में आपका क्या कहना है? आपने बोला विकास की मैं बात बताऊं आपको। शिक्षा के क्षेत्र में बमोरी 00, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए कोई सुविधा बेहतर नहीं है। किसान के लिए पानी मेन होता है। 3 तालाब की जो मुद्दा आज से 30 वर्ष से चल रहा है, 2020 में जो स्वीकृत भी किया था, मैं बात क्या स्पष्ट रखता हूँ, कोई भी हो। अभी मुझे सिंधिया जी ने भी बुलाया था, सुन गए थे, और सिंधिया जी ने हमको काली सिंध पार्वती परियोजना और 3 तालाब के लिए, मैंने कहा इसकी गारंटी कौन लेगा, हम हर बार वोट देते। उन्होंने कहा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ये काम मैं कराऊंगा। अब आ जाए आप रोजगार पे। रोजगार हमारे बमोरी रोजगार यहाँ का नहीं हुआ। कुल मिलाकर देवेंद्र जी, जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि मतदाता भी कह रहे हैं कि जो विकास कार्य है और रोजगार की समस्या है, तालाब की समस्या, वो पूरी नहीं हुई। कांग्रेस के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी, इनसे भी थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर लीजिएगा। जी बीजेपी के एक्चुअल में कार्यकर्ता जो हमने बुलाए थे, ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता नदारत हुए, लेकिन कुछ साथी हमारे बीच में हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले हम कांग्रेस के जो पूर्व जिलाध्यक्ष उनसे बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, और अगर हम देखा जाए तो राजगढ़ की बात करें या गुना लोकसभा की बात करें, वरिष्ठ नेता कहाँ है? आपके जो स्टार प्रचारक है वो क्यों दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, ये चुनाव विश्वास का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी विश्वास हो चुकी है। हमारे यहाँ सिंधिया जी जनता में विश्वास हो चुके हैं, उसका परिणाम पिछले चुनाव में वो भुगत चुके हैं, और इस चुनाव में भी यही होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो कहा, जो वायदे किए, वो उन्होंने वायदे पूरे नहीं किए, और वो विश्वसनीयता खत्म होने के कारण विश्वसनीयता खत्म हो गई है। भाई अभी हमारे बीच में जिस तरीके से व्यापारी प्रकोष्ठ है जो भारतीय जनता पार्टी का, उसके जो जिला अध्यक्ष है वो है
हम राजेश जी अग्रवाल जी से जानना चाहेंगे कि राजनीति जिस तरीके से जो वर्तमान में चुनाव है ये किस दिशा में जा रहा है और किन मुद्दों पे होने जा रहा है। देखिए, विकास के मुद्दों पर चुनाव है। सिंधिया परिवार ने विकास किया है। सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब भी विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी में भी विकास होगा। और मैं इस बात की तो चलिए, आवाज नहीं आ पा रही है, संपर्क टूट गया है। बहुत अच्छी बहस हो रही थी और कम से कम वहाँ के लोगों को, वहाँ के नेताओं को, हमारे दर्शकों को समझने में सहूलियत मिल रही थी। लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो यहाँ पर विकास के मुद्दे जो भी हैं वो हावी हैं। अब अगर जो जुड़ गए हों तो हम पुनः आप अपने, चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हम अब एल द्विवेदी जी के पास जाना चाहेंगे। एल द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपसे अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि जो गुना की जो स्थिति है, अभी आपने जो देखा कि कार्यकर्ता ही सही, किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के जुबान की बात है वो विकास को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो क्या यहाँ गुना में इस बार विकास का मुद्दा हावी होगा? क्या विकास का ये जो मुद्दा है वो बीजेपी को पीछे कर देगा? हम आ रहे हैं, योगेंद्र शर्मा आपके पास आ रहे हैं। पहले एल द्विवेदी जी से सवाल का जवाब ले लें जल्दी से, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। आप अपने लोगों को सहेज के रखिएगा। जी जी जी, संसदीय क्षेत्र है, ये बहुत ही बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इसमें चंदेरी, मुगावली, अशोकनगर, कई जो क्षेत्र है वे शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से जो सिंधिया जी लगातार जो उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब एक यादव जी को वहां से टिकट दिया है, क्योंकि ऐसा अमूमन माना जा रहा है कि वहां पर यादवों का जो वोट बैंक है वह काफी बड़ा है। और पूर्व में भी जब केपी यादव वहां से चुनाव जीते थे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो गया था। और जिस प्रकार से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां पर हराया तो एक लोगों में एक आश्चर्य का विषय था, क्योंकि केपी यादव एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता वहां के माने जाते थे। और इस बार भी देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक यादव समाज के व्यक्ति को वोट टिकट देकर के अपनी वह बात को दोहराया है, क्योंकि उनको ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो यादव वोट की संख्या है ये कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो महत्वपूर्ण हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि शायद अगर वे ज्यादा प्रयास करें तो कहीं ना कहीं किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव है। लेकिन जिस प्रकार से वहां की स्थानीय जनता विकास की बातों को कह रही है, विकास के लिए बोल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जब एक जनता अपने केंद्रीय नेतृत्व में अपने व्यक्ति को पहुंचाती है तो ये जनता कम कार्यकर्ता है रहती है। जी द्विवेदी साहब, ये जो जी कार्यकर्ता है तो अपने अपना पक्ष तो लेंगे ही, लेकिन जनता क्या कहती है ये हम बाद में जानेंगे। कहीं विकास के लिए वे चाहते हैं कि विकास उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जब वे चुन के अपने व्यक्ति को केंद्र में भेजते हैं तो वे चाहते हैं कि वहां पर नए संसाधन हो, नई इंडस्ट्री लगे, रोजगार के अवसर पैदा हो। इस प्रकार इसलिए सांसद को चुन के सदन में भेजा जाता है कि वे वहां से रेल यात्राएं ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, नए जो ट्रेनें हैं वह उस क्षेत्र से जाए या उसके आसपास के क्षेत्र की जनता को मौका मिले और नई नई इंडस्ट्रीज वहां पर लगे जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो। लेकिन आपने देखा होगा कि अमूमन जो गुना जो एक क्षेत्र है वहां पर किसी प्रकार की कोई ऐसी बहुत बड़ी या कोई एक विशाल इंडस्ट्रीज वहां पर स्थापित अभी तक नहीं हो पाई है। तो वहां पर जो है जो रोजगार के अवसर के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है, दिल्ली वे जाते हैं, मुंबई वे जाते हैं, अन्य बड़े बड़े राज्यों में जाकर के उनको नौकरी करना पड़ती है, मजदूरी करना पड़ती है। लेकिन वहां की जो जनता है या जो स्थानीय लोग हैं वे चाहते हैं कि जो उनके युवा हैं या जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वे स्थानीय स्तर पर रोजगार हासिल करें। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को जो वहां के जो क्षेत्रीय नागरिक हैं, जो क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, उनको ये अवसर मिलना चाहिए या उनको एक इस कदम सोचना चाहिए कि किस प्रकार वहां इंडस्ट्री स्थापित हो। जी बिल्कुल, हम योगेंद्र शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। योगेंद्र शर्मा जी, आपके पास जो लोग हैं, अभी आपने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कुछ लोगों से आपने बात कराई थी, अब और भी लोग आपके पास दिख रहे हैं। जी जल्दी से। जी, भारतीय जनता पार्टी के जैसे कि पार्षद हैं हमारे बीच में, इनका चुग्गी करके, चुग्गी शर्मा बोलते हैं नाम से इनसे प्यार से, और इनका एक मेडिकल भी है। एक बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है कि वैक्सीन को लेकर भी हाई कोर्ट का एक मामला आया है, उस विषय में हम इनसे जानना चाहेंगे। आदरणीय, क्या
स्थिति चल रही है और ये चुनाव को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? चुनाव एक ही दिशा में जा रहा है और जो इस बार 400 और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई दिशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 404 सीटों में जीतेगी, जैसा भी देश का 400 पार का मुद्दा आप बता रहे हैं, लेकिन गुना के अंदर आप गुना के निवासी हैं, अभी तक रिंग रोड क्यों नहीं बनी, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? और पिछले जो विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह जी बोल के गए थे कि गुना को नगर निगम बनाया जाएगा, इस विषय में आपका क्या कहना है? नगर निगम के लिए पूरे कागज भेज दिए गए हैं और वो प्रोसेस में है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है उसकी घोषणा भी हो चुकी है, वो भी कहीं ना कहीं कार्यरत उसकी स्थिति चालू है और रिंग रोड के लिए भी प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। बहुत अति शीघ्र जल्दी समय में ही हमें रिंग रोड मिलेगी। और जैसा कि मैं आपका एक जवाब और दे दूं, अभी कुछ लोग कह रहे थे बमोरी में पानी की स्थिति, बमोरी की स्थिति से या तो ये पहले से परिचित नहीं है। सिंधिया परिवार ने जब से इस क्षेत्र में अपना कदम रखा है, बमोरी को काला पिछले चुनाव कैसे हार गए थे? काला पानी कहते थे। पिछला चुनाव कैसे हार गए थे? कांग्रेस में थे, कांग्रेस में थे और उस समय अच्छे बरगद के पेड़ उड़ गए थे। महाराज हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के लोग भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है डॉक्टर साहब? अमित शर्मा जी, ये जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, इसमें क्या मुद्दे आपके हिसाब से होना चाहिए? जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि आपके आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता जेल के अंदर है और ये तमाम सारी स्थिति निकल के आ रही है। हालांकि आप विरोधाभास बात कर सकते हैं, लेकिन हम वास्तविकता जानना चाहेंगे कि गुना लोकसभा के लिए आपका क्या मुद्दा होना चाहिए? लोकसभा के मुद्दे कई सारे हैं जिन पे काम किया जाना चाहिए। अभी तमाम लोगों ने गिनाए, इससे पहले भी एक डिबेट थी, उसमें भी तमाम तरह के मुद्दे गिनाए जा रहे थे, काम तो एक भी नहीं। और अगर मैं गुना लोकसभा की बात करूं तो इस लोकसभा पे शुरू से ही, मैं क्योंकि आजादी के बाद से ही सिंधिया परिवार का कब्जा रहा, बावजूद इसके अगर गुना में कोई विकास नहीं है तो सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं जो है जनता गलती कर रही है। इस राजशाही को बदलने का प्रयास जो है जनता को करना चाहिए। और मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा के नेता जो है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जो है उनको चाबी भर के छोड़ दिया गया। उनका एक ही काम है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो। जेल में है आम आदमी की पार्टी, मैं बताऊंगा जो है उनका चलता है। आप ये देखिए छोटे छोटे भाजपा नेता भी गारंटी लेने लग गए हैं। अब बताइए, मोदी जब अपने नेताओं की गारंटी नहीं ले पा रहे हैं, केपी यादव को बताओ, जो अजय सीट हुआ करती थी गुना, उन्होंने ज्योतिरादित्य जी को हराया, उसके बाद भी उनके टिकट की गारंटी नहीं रही। जब उनको गारंटी नहीं दे पाए, छोटे कार्यकर्ता हैं। जी देवेंद्र जी, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार लोगों से चर्चा हो रही है, मोदी की गारंटी का जो एक सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन का मामला रहा हो या उस समय जो पिछले चुनाव में मुद्दे रहे हो कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 10 लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, ये तमाम सारे मुद्दे आज भी लोकसभा में जो होने जा रहा है इसमें उठाए जा रहे हैं। बाकी जैसे कि आम आदमी पार्टी के ये शिवसेना के भी एक साथी हमारे बीच में है, इनसे भी हमने जानना चाहेंगे कि क्या है आखिर लोकसभा का मुद्दा। बताना चाहता हूँ, शिवसेना जिलाध्यक्ष जोर से बोलिए। मैं धर्मेंद्र विश्वकर्मा, शिवसेना जिलाध्यक्ष गुना से। मेरा गुना शहर के तब विकास साहब वही नहीं है, वो तो सब आए हैं, वो घोषणावीर है। बीजेपी सिर्फ घोषणावीर है, घोषणाओं पर घोषणा करती रहती है, काम के नाम पर सिर्फ झूठ बोल रहा है। जी आपने सुना जैसे कि काम के नाम पे झूठ बोल रहा है। बाकी जो भी अब स्थिति होगी, क्या है कि सत्ताधारी पार्टी अपनी बात करेगी, विपक्ष अपनी बात करेगी, लेकिन जो मुद्दा अभी गुना के अंदर मेन मुद्दा चल रहा है वो विकास का मुद्दा है। मैं आपको जानकारी दे दूं, 1962 से लेकर तो 2019 तक सिंधिया परिवार का कब्जा लगातार रहा है। राजमाता साहब रही है लगातार, इसके बाद में माधवराव सिंधिया यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, इसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया। यदि 2019 से और 24 का बीच का सफर देखे तो एक बार सिर्फ केपी यादव के रूप में प्रतिनिधित्व आया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। अब बाकी 7 तारीख के बाद में जो मतदान होगा, मतदान के बाद में रिजल्ट आएंगे तब सारा क्लियर हो सकेगा। बाकी अभी हमारे बीच में राजेश अग्रवाल जी जो व्यापार प्रकोष्ठ के ठीक है योगेंद्र शर्मा, अब समय की अपनी प्रतिबद्धता है, अपनी दायरे हैं और उस समय से आगे हम नहीं जा सकते। नहीं तो चर्चा तो बहुत अच्छी जा रही थी और सुनने में हमारे दर्शकों को भी मजा आ रहा था। लेकिन
समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को, इस बातचीत को और आगे बढ़ाएं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र शर्मा आपका भी, एल द्विवेदी जी आपका भी। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि ये जो मध्य प्रदेश के तीसरे चरण की जो 3 हॉट सीटें थी, इसके बारे में हमने आपको बताया। जहां पर राजगढ़ की जो सीट है रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह के बीच की है, इसमें कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर जो विदिशा की बात करें तो यहां पर कुछ बीजेपी के लिए आसान है, लेकिन अगर जो गुना की सीट की बात करें तो यहां एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर हार चुके हैं, लेकिन पुनः अब बीजेपी के टिकट पर आए हैं। अब देखना होगा कि यहां की स्थिति क्या होती है। फिलहाल 7 तारीख को मतदान है और न्यूज़ार की अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलें, मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।